तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्शन से भरपूर सीरीज जिसमें एक्शन और मैजिक बहुत सारा है। तो आपको इस सीरीज में काफी मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को पहले से ही लाइक कर दे। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक यूनियन नाम के ग्रुप को देखते हैं जिन्होंने एक मिलिट्री कैंप पर अटैक किया हुआ था और उनका मिशन एक साइंटिस्ट को ले जाना था। कुछ ही देर में काफी आसानी से यूनियन ग्रुप मिलकर काफी आसानी से मिलिट्री के सभी सोल्जर्स को मारकर उस साइंटिस्ट को भी ले जाते हैं। मिशन पूरा होने के बाद उनका लीडर सभी ग्रुप मेंबर्स को बताता है कि उनका अगला मिशन जापान में है, तो अब उन्हें जापान के लिए निकलना होगा। जिसके बाद हम शिवू और यूहान नाम के दो दोस्तों को देखते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि शिम्बू का हाथ टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी टाइम से स्कूल नहीं जा पा रहा था और अब काफी लंबे टाइम के बाद शिवू को स्कूल जाने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी खुश है। जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं वो दोनों देखते हैं कि सभी लड़कियां एक सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पागल हो रखी है, क्योंकि वो दिखने में काफी अच्छा है और उसका नाम M21 है। शिवू और यहान भी M21 के पास जाते हैं और M21 शिवू से पूछता है कि उसके हाथ में चोट कैसे लग गई, जिस पर शिवू बताता है कि वो कार के आगे आ गया था। तभी हम दो लोगों को देखते हैं जो खिड़की से M21 को देख रहे होते हैं और सोच रहे थे कि उनका M21 को अपने साथ रखने का डिसीजन अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां M21 उन दोनों को बता रहा होता है कि उसे एक यूनियन नाम की साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। फिर M21 बताता है कि सिर्फ वो और M24 ही थे जो उस एक्सपेरिमेंट से बच पाए, लेकिन M21 M24 को भी नहीं बचा पाया और वो अकेला ही एक्सपेरिमेंट है जो जिंदा बच पाया। फिर M21 से फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि अब उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं है, क्योंकि जिस जगह में M21 को बनाया गया था वो जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसलिए फ्रैंकेस्टाइन M21 को उनके साथ ही रहने की कहता है। पर M21 को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके साथ इतने अच्छे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि उसने तो इतना कुछ ऐसा किया भी नहीं है। जिस पर फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि उसके लिए सिर्फ उसके मास्टर के ऑर्डर ज़रूरी हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और हमें पता चलता है कि फ्रैंकेस्टाइन का मास्टर वही दूसरा लड़का है जिसका नाम राइजल है। फिर फ्रैंकेस्टाइन M21 से कहता है वो उसे वहाँ फ्री में तो नहीं रहने देंगे, रहने के बदले M21 को उसके स्कूल के स्टाफ में ज्वाइन होना होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि राइजल भी शिम्बू और यहान की क्लास में है और वो उन दोनों का दोस्त भी है। फिर ऐसे स्कूल का पूरा दिन बीत जाता है। फिर घर जाते हुए शिंगू और यहान राइजल से पूछते हैं कि क्या वो उनके घर गेम्स खेलने आना चाहेगा, पर राइजल कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से उन दोनों को लगता है कि राइजल का खुद का कोई प्लान होगा। इसलिए राइजल स्कूल के चेयरमैन के घर पर ही रहता है और स्कूल का चेयरमैन फ्रैंकेस्टाइन ही है। साथ ही चिम्बू कहता है कि राइजल के पास फोन भी नहीं है जिससे वो उसके साथ कनेक्ट कर सके। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्रैंकेस्टाइन M21 से पूछ रहा होता है कि उसका आज का दिन कैसा गया, जिस पर M21 कहता है कि उसे यहाँ ज्यादा एंजॉय नहीं करना है क्योंकि वो बस रहने के बदले में ड्यूटी कर रहा है। तभी वहाँ राइजल भी आ जाता है और फ्रैंकेस्टाइन से कहता है कि दुनिया पहले से कितनी बदल चुकी है और राइजल फ्रैंकेस्टाइन से बोन के बारे में बात करने लगता है। ये सुनकर फ्रैंकेस्टाइन भी काफी हैरान था और वो जल्दी से जल्दी राइजल के लिए फोन लाने की कहता है। नेक्स्ट डे शिम्बू राइजल के हाथ में फोन देखकर काफी हैरान हो जाता है और काफी खुश भी था, क्योंकि अब उन्हें राइजल से बात करने के लिए चेयरमैन के पास कॉल करने की जरूरत नहीं थी। पर राइजल को फोन चलाना नहीं आता था, इसलिए यहाँ उसे फोन के बारे में हर चीज समझाने लगता है, क्योंकि यहाँ टेक्निकल चीजों में काफी अच्छा है। तभी हम देखते हैं स्कूल में कुछ गुंडे घुस जाते हैं जो कि किसी लाल बाल वाले लड़के को ढूंढ रहे थे। M21 उन्हें रोकना चाहता था पर उसे छुपे रहने के ऑर्डर थे, लेकिन तभी एक सफाई वाला ओल्ड मैन उन गुंडों को रोकने उनके बीच चला जाता है। पर वो गुंडा उस ओल्ड मैन की कोई बात नहीं सुनता और उसे मारने भी वाला होता है। पर तभी शिवू बीच में आ जाता है और उस गुंडे को रोक लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो गुंडा शिवू को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि शिवू ने उस गुंडे की गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश की थी। ये सुनकर यूहान शिवू से पूछता है कि क्या उसने सच में किसी को छेड़ने की कोशिश की थी। इससे शिवू को याद आता है कि आज स्कूल आते हुए उसने सिर्फ एक लड़की को गिरने से बचाया था। पर वो गुंडा इस बात से काफी गुस्से में था और इसलिए शिवू पर अटैक भी करने लगता है। शिवू उस गुंडे के कुछ मुक्कों से बचता तो है, पर पहले से ही हाथ टूटा होने की वजह से वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाता और शिवू को एक मुक्का लग भी जाता है। फिर वो गुंडे शिवू को और मारने लगते हैं, पर शिवू वापस खड़ा हो जाता है और उस गुंडे को भी एक मुक्का मारता है। इससे वो गुंडा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लगातार शिवू के मुक्के मारने लगता है, जिससे शिवू जमीन पर गिर जाता है। तभी वो ओल्ड मैन वापस आता है, पर इस बार वो गुंडा उस ओल्ड मैन को उठा लेता है, लेकिन तभी M21 वहाँ आ जाता है और ओल्ड मैन को छोड़ने की कहता है। पर वो गुंडा उल्टा M21 को ही मारने आगे आ जाता है, पर M21 आसानी से उस गुंडे को जमीन पर गिरा देता है और ये देखकर सभी काफी हैरान थे कि M21 ने इतने आसानी से इतने स्ट्रॉन्ग गुंडे को कैसे गिरा दिया। फिर वो गुंडा M21 से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसके कितने भी कोशिश करने के बाद M21 हिल भी नहीं रहा था।
तभी M21 उस गुंडे को उठाकर फेंक देता है, जिससे वो गुंडा कार से टकराता है और वहीं गिर जाता है। फिर M21 उस गुंडे के पास आता है और उससे कहता है कि अगर अभी कोई उन्हें देख नहीं रहा होता है तो अब तक वो मर चुका होता। ये सुनकर वो गुंडा और ज्यादा डर जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाता है। फिर सभी स्टूडेंट्स M21 के पास आते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि M21 इतना स्ट्रांग है। उसी रात M21 याद करता है कि कैसे उसका और उसके साथ वाले एक्सपेरिमेंट्स का जन्म हुआ था और कैसे वो M24 के साथ दोस्त बनता चला गया। तभी फ्रैंकस्टाइन M21 के पास आ जाता है और M21 से कहता है कि मुझे पता चला कि आज स्कूल में क्या हुआ, जिसके लिए M21 माफ़ी मांगता है, क्योंकि उसे छुपे रहने के ऑर्डर्स मिले थे, लेकिन फिर भी वो सभी के सामने आ गया। जिस पर फ्रैंकस्टाइन कहता है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि M21 ने जो किया वो सही ही था। जिसके बाद हम उसी यूनियन ग्रुप को देखते हैं जो कि जापान में आ चुके थे, और उनका लीडर उन्हें बताता है कि इस बार उनका मिशन फाइटिंग नहीं है, इस बार उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना है। एक एक्सपेरिमेंट है जो आज़ाद घूम रहा है, उन्हें उसका पता लगाना होगा। नेक्स्ट डे M21 गेट बंद कर रहा होता है, तभी सामने से एक लड़का और एक लड़की आ जाते हैं। M21 जैसे ही उन्हें देखता है उसे बिल्कुल वैसी पार महसूस होती है जैसे राइजल में से होती है। फिर वो लड़का M21 से हेड ऑफिस का रास्ता पूछता है, जिसके बाद वो दोनों फ्रैंकस्टाइन के सामने आ जाते हैं। फिर वो लड़का अपना नाम रेगिस बताता है और वो लड़की अपना नाम सईरा बताती है। फिर रेगिस कहता है कि उसने सुना है ये स्कूल इस एरिया में सबसे बेस्ट है। तारीफ के लिए फ्रैंकस्टाइन रेगिस का थैंक्स करता है। तभी रेगिस फ्रैंकस्टाइन को अपनी पार दिखाता है, जिसकी वजह से फ्रैंकस्टाइन भी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसकी पार बिल्कुल राइजल जैसे थी। रेगिस की बात करने के तरीके से फ्रैंकस्टाइन समझ जाता है कि वो दोनों उसे एक नॉर्मल इंसान समझ रहे हैं। फिर फ्रैंकस्टाइन उनका एडमिशन करने के लिए मान जाता है और तभी फ्रैंकस्टाइन मैसेज करके राइजल को भी सारी बातें बता देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रेगिस और सईरा को टीचर इंट्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही रेगिस राइजल को देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा ऑरा उसने कभी फील नहीं किया था। लंच में सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं और शिम्बू देखता है कि यहाँ सईरा को पसंद करने लगा है। उसी शाम फ्रैंकस्टाइन और M21 घर जा रहे होते हैं। तभी M21 फ्रैंकस्टाइन से पूछता है कि उसने उन न्यू स्टूडेंट को एडमिशन क्यों दिया, जबकि वो भी जानता है कि वो दोनों ही कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जिस पर फ्रैंकस्टाइन कहता है कि ये उसके मास्टर राइजल का फैसला है, पहले उन्हें पता करना है कि वो दोनों यहाँ आए क्यों हैं। फिर M21 पूछता है कि क्या वो सच में नॉबल्स हैं, नॉबल्स जो कि किसी से भी ज्यादा और ऐसी पार अपने पास रखते हैं जिसका साइंस भी पता नहीं लगा सकती। फिर फ्रैंकस्टाइन M21 को बताता है कि आज के टाइम से काफी पहले, जब इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जब इंसान हर जानवर हर चीज से डरा करता था, जब कुछ ऐसे लोग सामने आए जो हर इंसान से ज्यादा ताकतवर थे और उनके पास कुछ अलग ही पावर्स थी, उन्होंने इंसानों की मदद करना शुरू कर दिया और सभी साथ मिलकर रहने लगे। इंसानों ने उन्हें नाम दिया नॉबल्स। जब इंसानों को किसी चीज से डर लगता तो वो नॉबल्स के पास जाते। नॉबल्स का काम इंसानों की मदद करना है, इसलिए वो कभी किसी इंसानों को नुकसान पहुंचा भी नहीं करते। साथ ही फ्रैंकस्टाइन बताता है कि शायद इसी वजह से उन दोनों ने उसे कुछ किया नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्रैंकस्टाइन भी एक इंसान है। फिर M21 कुछ और भी सवाल पूछता है, जिस पर फ्रैंकस्टाइन कहता है कि आगे चलकर उसे उसके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब M21 और फ्रैंकस्टाइन घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि शिम्बू, यहान, रेगिस और सईरा भी उनके ही घर पर थे। फ्रैंकस्टाइन को उनका आना पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्होंने आते ही पूरा घर गंदा कर दिया था, पर वो कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि राइजल उन्हें ही घर लाया था। फिर शिम्बू कहता है कि रेगिस और सईरा को भी फ्रैंकस्टाइन के घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो दोनों अभी भी यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो उनके पास कोई रहने की जगह नहीं होगी। फिर शिम्बू राइजल से पूछता है कि उसे तो उन दोनों के यहाँ रहने से कोई दिक्कत ही नहीं है, जिस पर राइजल मना करते हुए कहता है कि उसे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब राइजल के ऐसा कहने की वजह से फ्रैंकस्टाइन को भी उनके रहने के लिए मानना पड़ता है, हालांकि फ्रैंकस्टाइन ये चाहता नहीं था। कुछ देर बाद फ्रैंकस्टाइन और M21 दोनों मिलकर बर्तन धो रहे होते हैं, तभी सईरा भी वहां आती है और उनकी मदद करने की कहती है। पर फ्रैंकस्टाइन कहता है कि उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और बताता है कि उसका रूम तैयार हो चुका है तो वो अपने रूम में जा सकती है। सईरा जाने लगती है, तभी वो M21 के हाथ पर एक टैटू देखती है। नेक्स्ट डे सईरा उस टैटू के बारे में रेगिस को बताती है कि साथ ही उसे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को इस तरह के टैटू दिए थे और एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्हें उनके नंबर भी दिए गए हैं। ये जानकर रेगिस भी बताता है जब उसने पहली बार M21 को देखा था तब उसे कुछ अजीब तो लगा ही था। कुछ देर बाद रेगिस M21 के पास आ जाता है। फिर रेगिस M21 से कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो पार के लिए अपनी इंसानियत छोड़ दे। ये सुनकर M21 समझ जाता है कि रेगिस को उसकी सच्चाई का पता चल गया है। दूसरी तरफ शिम्बू और उसके दोस्त घर जा रहे होते हैं, पर तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। शिम्बू उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी एक आदमी राइजल के गले पर चाकू रख देता है और उन सभी को उनके साथ चलने की कहता है।
वहीं रेगिस M21 से पूछ रहा होता है कि क्या जो पिछले टाइम में घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे M21 या उसके साथियों का हाथ है, जिस पर M21 मना करता है और बताता है कि जिनकी वजह से वो सब हुआ था वो लोग पहले ही मर चुके हैं। पर रेगिस को M21 की बातों पर यकीन नहीं होता और वो M21 का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर M21 माइंड कंट्रोल से बचता है। लेकिन तभी रेगिस M21 पर अटैक कर देता है, पर वो अपने नेल वेपन की मदद से बच जाता है और रेगिस से हंसते हुए कहता है कि उसे आदत नहीं होगी कि कोई इंसान उस जैसे किसी नोबल से फाइट करे। M21 रेगिस पर अटैक करता है, पर रेगिस M21 का हाथ पकड़कर उसे फेंक देता है। तभी सेरा रेगिस को माइंड टू माइंड बताती है कि वो और उसके दोस्त थोड़ी मुसीबत में हैं। वहीं हम देखते हैं कि ये सब उस गुंडे का किया था जो कुछ दिन पहले उनके स्कूल में आया था और आज वो अपने साथियों के साथ शिमू से बदला लेने आया है। शिमू अपने दोस्तों को पीछे होने की कहता है और खुद अकेले सभी गुंडों से फाइट करने लगता है। सभी गुंडे शिमू को मारने के लिए आगे आते हैं, पर शिमू अकेले ही उन सभी से फाइट कर रहा था, पर वो सभी कई सारे थे जिसकी वजह से वो धीरे धीरे शिमू पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ रेगिस और M21 आ जाते हैं। M21 रेगिस को दूसरे के सामने उसकी पावर यूज करने से रोकता और बताता है कि उसके पार्टनर सेरा सेफ है। फिर वो दोनों भी शिमू को फाइट करते हुए देखने लगते हैं। रेगिस काफी हैरान था शिमू को इतने लोगों से अकेले ही फाइट करते हुए देखकर। M21 बताता है कि इंसान भी फाइट कर सकते हैं अगर उनके पास फाइट करने की सही वजह हो तो। तभी एक गुंडा शिमू को गन से शूट करने वाला होता है, पर M21 आकर उसे रोक देता है। और तभी एक दूसरा गुंडा M21 को मारने वाला होता है, पर M21 उसे भी रोक लेता है और सभी को ये फाइट बंद करने की कहता है। M21 को गुस्से में देखकर सभी भागने लगते हैं, जिसके बाद सभी घर जाने लगते हैं और रेगिस M21 से कहता है कि इंसान जब से काफी बदल चुके हैं, तब उसने उन्हें पहली बार देखा था। जिस पर M21 कहता है कि इंसान हमेशा ग्रो होते हैं और उनमें आगे बढ़ने की भूख है। जिसके बाद हम उसी यूनियन के लोगों को देखते हैं। तभी उनकी टीम का हैकर ताओ बताता है कि कुछ दिन पहले यहाँ एक डिस्ट्रक्शन हुआ था और उसे देखकर लगता है कि वो किसी इंसान का तो काम हो ही नहीं सकता। साथ ही 2 एक्सपेरिमेंट्स को भी यहाँ भेजा गया था, M21 और M24, और कहा जा रहा है कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। उनका लीडर कहता है कि जब तक वो खुद कंफर्म नहीं कर लेते हैं वो मर चुके हैं, उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर लीडर ताओ को और इन्फॉर्मेशन निकालने की कहता है जिससे उन्हें मिशन में मदद मिल सके। नेक्स्ट डे यहान रेगिस से काफी प्यार से बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से शिमू को लगने लगता है कि यहान को लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद है। जिसके बाद रेगिस और सेरा M21 के साथ छत पर होते हैं। रेगिस M21 को ऐसा कुछ करने से मना करता है जो गलत हो। फिर M21 रेगिस से पूछता है कि वो और सेरा हर रात क्यों बाहर जाते हैं, क्योंकि उन जैसे बच्चों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर रेगिस चिढ़ जाता है और कहने लगता है कि उसे पता ही था कि M21 उनकी जासूसी कर रहा है। उसी रात शिमू यहान से कुछ खाने के लिए लाने को कह रहा होता है, पर यहान अपने अंकल के लिए सिक्योरिटी चेक कर रहा था। योहान शिमू को बताता है कि उसे भी भूख लग रही है, पर वो बिजी है, इस वजह से कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर शिमू खुद ही अपने और यहान के लिए कुछ बनाने चला जाता है। तभी यहान को सिक्योरिटी में कुछ दिक्कत आती है। ये देखकर वो सोचता है कि कोई शरारत करने की कोशिश कर रहा होगा। वहीं हम देखते हैं वो ताओ था जो इन्फॉर्मेशन के लिए पुलिस सर्वर में घुस रहा था, पर तभी यहान उसे सर्वर से बाहर कर देता है। ये देखकर ताओ थोड़ा हैरान होता है। तभी यहान के सर्वर में वापस दिक्कत आने लगती है, जिससे उसे लगने लगता है कि ये जरूर कोई होशियार इंसान होगा। फिर यहान ताओ के पास एक गिफ्ट भेजता है। ताओ जैसे ही उसे ओपन करता है उसके सिस्टम में वायरस आ जाता है। ये देखकर ताओ काफी खुश होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना स्मार्ट इंसान पुलिस सर्वर सेव कर रहा है। फिर ताओ यहान को अपनी रियल स्पीड दिखाता है और काफी स्पीड के साथ सारे सर्वर हैक करने लगता है। ये देखकर यहान काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा था। ताओ को तो इसमें काफी मजा आ रहा होता है, पर वहीं ये यहान के लिए काफी बुरा दिख रहा था। तभी शिमू खाना बनाकर ले आता है और आते हुए शिमू गलती से लैपटॉप की वायर निकाल देता है, जिसकी वजह से यहान डिस्कनेक्ट हो जाता है। ताओ भी देखता है कि अचानक से क्या हुआ जो पुलिस सर्वर वाला चला गया। जब यहान वापस कनेक्ट करता है वो देखता है कि सर्वर हैक होना रुक चुका है, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हैकर रुक क्यों गया। फिर यहान अपने अंकल को इस बारे में बताने चला जाता है। तभी शिमू देखता है कि यहान के पास मैसेज आ गया है। शिमू को पता चलता है कि यहान किसी से चैट कर रहा था। जब शिमू उससे बात करता है उसे पता चलता है कि यहान किसी लड़के से बात कर रहा है। ये देखकर शिमू को यकीन हो जाता है कि यहान को लड़के पसंद है। जिसके बाद हम देखते हैं ताओ अपनी टीम को बता रहा होता है कि उसने M21 को ढूंढ लिया है और वो अभी भी जिंदा है। पर फिर ताओ बताता है कि उसे अभी तक नहीं पता चला कि M24 है कहाँ। फिर उनका लीडर 2 मेंबर्स शार्क और हैमर को M21 को पकड़कर लाने का काम देता है। वहीं दूसरी तरफ M21 और रेगिस किसी बात पर हमेशा की तरह बहस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फ्रैंकस्टाइन आ जाता है और उनसे कहता है कि अब उन्हें भी घर के कामों में उसका हाथ बटाना होगा। पर वो दोनों कहने लगते हैं कि उन्हें ये काम करने की क्या जरूरत है।
पर जब फ्रैंकस्टाइन गुस्से में कहता है कि वो तीनों तुरंत ही काम पर लग जाते हैं, तभी रेगिस राइजल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसे कोई काम करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है, जिस पर फ्रैंकस्टाइन कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी राइजल खुद ही खड़ा होता है और एक रैपर उठाकर कूड़े में डाल देता है। इससे रेगिस तो काफी खुश होता है, पर फ्रैंकस्टाइन मन में ही कह रहा होता है कि मास्टर, अगर आप चाहो तो मुझे अभी मार सकते हो। नेक्स्ट डे फ्रैंकस्टाइन M21 को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाया है जिसमें फ्रैंकस्टाइन हर महीने उसकी सैलरी डालेगा। ये सुनकर M21 काफी हैरान था, क्योंकि वो सिर्फ एक फेल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी वो किसी भी आम इंसान की तरह जी रहा है। उसी रात घर जाते हुए M21 को शार्क और हैमर रास्ते में मिलते हैं। जैसे ही शार्क M21 का कोड नेम बोलता है, M21 सोचने लगता है कि वो कौन है जो उसका कोड नेम तक जानते हैं। फिर शार्क M21 से कहता है कि वो DA5 से है, जिससे M21 समझ आता है कि ये यूनियन का स्पेशल ग्रुप है। फिर शार्क M21 को उनके साथ चलने की कहता है, पर M21 पूछता है कि क्या हो अगर वो मना कर दे तो, जिस पर शार्क कहता है कि किसी उसके जैसी बेकार चीज का फैसले लेने का हक नहीं है। फिर शार्क पूछता है कि M24 के साथ क्या हुआ, साथ ही M24 की काफी बुराई भी करता है, जिससे M21 काफी गुस्से में आ जाता है, पर शार्क रुकता नहीं और लगातार M21 और M24 की बेइज्जती करता है। तो M21 शार्क पर अटैक करने लगता है। हालांकि शार्क M21 के हर अटैक से आसानी से बच जाता है और M21 को एक लात मारकर दूर गिरा देता है, पर शार्क यहाँ रुकता नहीं और लगातार M21 पर अटैक करता है, जिससे M21 काफी घायल हो जाता है। M21 को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ रेगिस और सेरा भी आ जाते हैं। M21 उन्हें देखकर उन्हें वहाँ से जाने की कहता है, पर शार्क उन्हें मार देने की कहता है, क्योंकि अब उन दोनों ने उसे देख लिया है। तभी रेगिस आके आता है और कहता है कि ऐसा कोई मॉन्स्टर उससे बात नहीं कर सकता जिसने पावर के लिए अपनी इंसानियत गंवा दी हो। ये सुनकर शार्क काफी गुस्से में आ जाता है, पर फिर भी रेगिस लगातार शार्क और हैमर की काफी बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से शार्क रेगिस को मारने आगे बढ़ने लगता है। रेगिस भी अपनी पावर यूज करने के लिए अपना हाथ उठा लेता है, लेकिन तभी M21 रेगिस के आगे जाता है और उसे अपनी पावर यूज नहीं करने देता। साथ ही शार्क का अटैक भी अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से M21 काफी घायल होता है। तभी वहाँ उनका लीडर क्रेम्स आ जाता है और वो शार्क से कहता है कि उसने उन्हें ऑर्डर दिया था कि सिर्फ M21 को ही लेकर आना है। तभी रेगिस बीच में बोलने लगता है कि उसने अभी तक किसी को M21 को ले जाने की परमिशन नहीं दी, पर तभी M21 चिल्लाकर रेगिस को चुप होने की कहता है। फिर क्रेम्स M21 से पूछता है कि क्या वो दोनों उसके मिशन में उसके साथ है, जिस पर M21 कहता है कि वो इसके साथ नहीं है, वो दोनों कुछ भी नहीं है। फिर क्रेम्स सभी को चलने की कहता है, पर शार्क क्रेम्स से कहता है कि वो ऐसे ही उन दोनों को नहीं छोड़ सकते, जिस पर क्रेम्स कहता है कि उन्हें इस मामले को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों M21 को लेकर वहां से चले जाते हैं। रेगिस काफी गुस्से में दिख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि M21 ने उसे धोखा दिया है। वहीं फ्रैंकस्टाइन और राइजल साथ बैठकर चाय एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रेगिस और सेरा वहां आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंकस्टाइन उन दोनों को याद करता है जब वहाँ सिर्फ वो और राइजल रहा करते थे। रेगिस को देखकर फ्रैंकस्टाइन समझ आता है कि कुछ गलत हुआ है, इसलिए फ्रैंकस्टाइन उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर रेगिस कुछ नहीं बता रहा था। इसलिए फ्रैंकस्टाइन सेरा से पूछता है, तो सेरा बताती है कि M21 अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया। ये जानकर फ्रैंकस्टाइन को लगने लगता है कि कहीं M21 यहाँ राइजल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने तो नहीं आया था, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये उनके लिए काफी बुरी बात है। दूसरी तरफ क्रेम्स M21 से काफी सारे सवाल पूछ रहा था, पर M21 किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। M21 समझ जाता है कि उनके पास कोई और सोर्स नहीं है जिससे वो इन्फॉर्मेशन ले सके, इसलिए M21 उनसे इन्फॉर्मेशन देने के बदले अपने पुराने दोस्तों की डिटेल मांगता है। ताओ आसानी से यूनियन के डेटाबेस से ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था, इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहान को ताओ की तरफ से मिलने के लिए मैसेज मिलता है। फिर कुछ देर बाद यहान ताओ से मिलता भी है। ताओ यहान के स्किल्स की काफ़ी तारीफ भी करता है, क्योंकि जो कुछ उसने किया वो किसी स्कूल स्टूडेंट के लिए आसान काम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिमू सेरा के साथ शॉपिंग करके वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि कुछ गुंडे एक आदमी से पैसे छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो शिमू उसकी मदद करने जाने लगता है और हम देखते हैं जो आदमी से वो गुंडे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे वो DA5 ग्रुप का मेंबर ताकेओ है। शिमू काफ़ी आसानी से उन गुंडों को पीट कर ताकेओ को बचा लेता है। ताकेओ शिमू का काफ़ी थैंक्स भी करता है मदद के लिए। फिर शिमू ताकेओ से बहुत बात करता है और उसे ताकेओ से मिलकर काफ़ी अच्छा भी लगता है। वहीं यूहान को भी ताओ के साथ काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि ताओ बिल्कुल यूहान की तरह था। दूसरी तरफ ताकेओ शिमू को अपनी लिटिल सिस्टर के बारे में बताता है, जो कि लगभग उन्हीं की एज की है, पर ताकेओ बताता है कि वो अपनी सिस्टर से मिला नहीं है काफ़ी टाइम से। तभी शिमू के पास चेयरमैन के घर पर मिलने के लिए मैसेज आते हैं, जिसकी वजह से उसे सेरा को जल्दी से जाना पड़ता है।
जाते हुए शिवू ताकेओ से वापस किसी मुसीबत में न फंसने की कहता है। उसे शाम हम देखते हैं कि ताओ और ताकेओ साथ में बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यूनियन ने ताकेओ के सिस्टर को हॉस्टेस बना रखा है, जिसकी वजह से ताकेओ को ये सभी गलत काम करने पड़ते हैं। फिर ताकेओ कहता है कि उसके पास जीने का सिर्फ एक ही सहारा है, जो कि उसकी सिस्टर है, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। रात में शार्क और हैमर M21 के पास जाते हैं और उसे इन्फॉर्मेशन देने की कहने लगते हैं, पर M21 शर्त पूरी होने से पहले कुछ भी बताने से मना कर देता है और शार्क से कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो उन्हें कभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और इस सब का जिम्मेदार शार्क होगा। तभी वहां ताओ और ताकेओ आ जाते हैं। ताकेओ शार्क से M21 को अकेला छोड़ देने की कहता है, पर शार्क उल्टा ताकेओ से कहता है कि वो हमेशा से ही सभी के लिए काफी सॉफ्ट रहा है। वो मिशन में भी बच्चों को और औरतों को जिंदा छोड़ देता था, जबकि उन्हें ऑर्डर्स मिले होते हैं कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। फिर शार्क बताता है कि ताकेओ ने आज तक जितने भी लोगों को छोड़ दिया है, शार्क ने खुद जाकर हर एक को मार दिया है। ये सुनकर ताकेओ काफी गुस्से में आ जाता है। फिर शार्क कहता है कि अब तक तो जरूर ही यूनियन ने ताकेओ की सिस्टर को भी मार दिया होगा। ये सुनकर ताकेओ काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी गन निकाल लेता है, पर ताओ बीच में आ जाता है और ताकेओ को रुकने की कहता है। फिर शार्क जाते हुए हंसता है और कहता है कि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता था, इसलिए ऐसे तो ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शार्क और हैमर रेगिस को मारने आ जाते हैं, क्योंकि वो किसी को भी पीछे जिंदा नहीं छोड़ते। शार्क रेगिस पर चाकू फेंकता है, पर रेगिस आसानी से चाकू को पकड़ लेता है, जिससे शार्क समझ जाता है कि रेगिस कोई आम इंसान नहीं है। जैसे ही शार्क रेगिस पर अटैक करने बढ़ता है, रेगिस उसे वहीं रोक देता है। शार्क को भी समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी अपने आप कैसे रुक सकती है। तभी शार्क समझ जाता है कि रेगिस एक नॉबल्स है। तभी हैमर रेगिस को ये फाइट सीरियस लेने की कहता है और उसे एक पिल दे देता है। उस पिल को खाते ही शार्क पहले से काफी स्ट्रॉन्ग और काफी बड़ा भी हो जाता है। तभी शार्क काफी स्पीड के साथ रेगिस के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी रेगिस उसके अटैक से बच जाता है। पर शार्क काफी हंस रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो वो रेगिस से आसानी से जीत ही जाएगा। पर तभी रेगिस शार्क से कहता है कि वो अभी तक सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। तभी रेगिस काफी स्पीड के साथ शार्क के पीछे जाता है और उसे मारता है। शार्क सोच रहा होता है कि वो इतना पावरफुल होने के बाद भी रेगिस की टक्कर क्यों नहीं ले पा रहा है, लेकिन तभी हैमर शिंगो और यूहान को वहां ले आता है, जिसकी वजह से रेगिस को उन्हें बचाने के लिए रुकना पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शार्क और हैमर उन तीनों को ही अपनी टीम के पास ले आते हैं और शिंगो और यूहान को वहां देखकर ताकेओ और ताओ काफी हैरान थे। जब रेगिस को होश आता है, वो अपने आप को हथकड़ी से बंधा पाता है, पर रेगिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पावर्स का यूज करने के बाद भी उन हथकड़ी को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है। तभी शार्क रेगिस को बताता है कि यूनियन ने उसके जैसे पावर्स वाले लोगों के लिए खास वो हथकड़ी बनाई है, इसलिए वो कितनी भी हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर ले, कुछ होगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकस्टाइन के घर पर खाना बनकर तैयार था, पर अभी तक ना ही M21 आया था, ना ही रेगिस। तभी सेरा फ्रैंकस्टाइन और आइजल को बताती है कि रेगिस और उसका माइंड कनेक्ट है, जिससे कि वो दूसरे से कितना भी दूर रहकर बात कर सकते हैं, लेकिन वो अभी बात नहीं कर पा रही, और इसका यही मतलब होता है या तो रेगिस बेहोश है या फिर मर चुका है। पर सेरा फ्रैंकस्टाइन और आइजल को इंसान समझती है, इसलिए उसे लग रहा था कि उन्हें उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए सेरा फ्रैंकस्टाइन और आइजल को खाना खाने की कहकर रेगिस की मदद करने निकल जाती है। दूसरी तरफ शार्क अपने साथियों को बताता है कि रेगिस असल में एक नॉबल्स है, क्योंकि शार्क के पिल यूज करने के बाद भी रेगिस उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा था। तभी शार्क को समझ आया कि रेगिस के पास स्पेशल पावर्स हैं। फिर वो सभी M21 से इस बारे में पूछते हैं, क्योंकि पिछली बार M21 ही रेगिस को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अब भी M21 यही कहता है कि वो रेगिस के बारे में कुछ नहीं जानता। तभी शिवो और यूहान को होश आ जाता है और शार्क शिवो को उठा लेता है और उसे चुप होने की कहने लगता है, पर ताकेओ आकर शार्क का हाथ पकड़ लेता है और उसे रुकने की कहता है। फिर शार्क भी शिवो को छोड़ देता है। तभी शिवो ताकेओ को पहचान जाता है कि ये तो वही है जिसकी उसने पिछले दिन मदद की थी, और यूहान भी ताओ को पहचान चुका था। फिर यूहान ताओ से पूछने लगता है कि वो और शिवो यहाँ क्यों है। तभी शार्क यूहान को M21 की तरफ धक्का देता है और कहता है कि तुम दोनों भी उसकी वजह से यहाँ हो। दूसरी तरफ सेरा रेगिस को सेंस करते हुए उनके पास आ रही थी, और फ्रैंकस्टाइन और आइजल भी ऐसे आराम से घर पर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए वो दोनों भी मदद के लिए आ रहे थे। वहीं शिवो और यूहान M21 से पूछ रहे होते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, पर M21 के पास कोई जवाब नहीं था और वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। तभी शार्क शिवो को मारने लगता है। फिर M21 कहता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो सभी उन दोनों के साथ क्या करते हैं। तभी ताओ आगे आता है और कहता है कि ये तो जरूरी तो नहीं कि वो उन दोनों को खत्म ही कर दे। तभी ताकेओ भी आता है। वो उन दोनों को ड्रग्स देकर उनकी मेमोरी मिटा सकते हैं, पर उनका लीडर क्रेम्स इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते जिसने उन्हें देखा हो। ये सुनकर शार्क हंसने लगता है और यूहान को मारने वाला होता है, पर तभी रेगिस सामने आ जाता है और कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि वो सभी मॉन्स्टर्स हैं
और वो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, जो कि है कमजोर को परेशान करना। यह सुनकर शार्क रेगिस को मारने लगता है। वहीं हैमर अपने लिए खाने के लिए कई चीजें लेकर आ रहा होता है। तभी उसके सामने सेरा आ जाती है। हैमर उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही रेगिस के साथ वाली लड़की है। हैमर बिना कोई टाइम वेस्ट किए सेरा पर बॉम्ब से अटैक कर देता है, पर वो देखता है कि उनसे सेरा को कुछ होता नहीं। तभी सेरा अपनी वेपन से हैमर पर अटैक करती है, जिससे हैमर काफी घायल हो जाता है। इस बार हैमर काफी सारे बॉम्ब निकालता है और उन्हें सेरा की तरफ फेंकता है, पर सेरा उन सभी को उल्टा हैमर की तरफ फेंक देती है, जिससे हैमर ही पत्थर के नीचे दब जाता है। उन ब्लास्ट की आवाज ऊपर सभी को सुनाई देती है, इसलिए क्रेम्स ताकियो को देखने के लिए भेजता है कि नीचे हो क्या रहा है, क्योंकि वैसा ब्लास्ट सिर्फ हैमर ही कर सकता था। तभी M21 क्रेम्स से कहता है कि वो उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, पर उन्हें उन दोनों बच्चों को छोड़ना होगा। लेकिन क्रेम्स अभी यही कहता है कि वो ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते जो उनके चेहरे देख लेते हैं। ये सुनकर शार्क काफी खुश हो जाता है और चिंगू को गला दबाने लगता है। M21 को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब इतने सालों बाद उसके पास एक मौका है अपने असली साथियों के बारे में सब कुछ जानने का, लेकिन वो उन बच्चों को भी ऐसे मरने नहीं दे सकता था। तभी M21 को M24 दिखता है और वो उससे कुछ ऐसा कहता है जिससे M21 के मन में सारे सवाल गायब हो जाते हैं और वो शार्क को रोकने बढ़ने लगता है। तभी M21 शार्क का हाथ घायल कर देता है, जिससे शिंवू बच जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंकस्टाइन और आइजेल भी उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें ताकेओ दिखता है, जो उनसे पूछता है कि क्या लगता है कि जो ब्लास्ट हुआ था उन्हीं की वजह से वो ब्लास्ट हुआ था, और अगर हाँ तो हैमर कहाँ है। फ्रैंकस्टाइन आइजेल को आगे जाने की कहता है और खुद जल्दी आने की कहकर ताकेओ से फाइट करने लगता है। फिर फ्रैंकस्टाइन ताकेओ पर अटैक करता है, पर ताकेओ आसानी से अपने एक बॉक्स की मदद से फ्रैंकस्टाइन के अटैक से बच जाता है। तो फ्रैंकस्टाइन ऐसा अटैक करता है जिससे ताकेओ का बॉक्स ही टूट जाए, पर तभी ताकेओ बॉक्स में से गन निकाल लेता है और फ्रैंकस्टाइन की तरफ शूट कर देता है। हालांकि फ्रैंकस्टाइन ताकेओ के अटैक से बचकर उसके पास जाने लगता है, पर तभी ताकेओ एक छोटी गन फ्रैंकस्टाइन के सर पर रख देता है। बिल्डिंग के अंदर M21 शार्क के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। तभी क्रेम्स शार्क को M21 को मारने की परमिशन दे देता है। यह सुनकर शार्क काफी खुश होता है और अपने वेपन से M21 पर अटैक करने लगता है। तभी शार्क M21 पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर M21 उस अटैक से बच नहीं सकता था, इसलिए क्योंकि अगर वो हटता तो वो अटैक उन दोनों को ही लग जाता। इसलिए M21 उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और काफी घायल भी हो जाता है। ये देखकर रेगे सोचने लगता है कि M21 शांत रहकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन फिर भी उसने उन बच्चों को बचाने का डिसाइड किया। इसलिए रेगिस अब M21 को बचाने का डिसाइड करता है। तभी रेगिस उन हथकड़ी को भी तोड़ देता है और शार्क को इतनी तेज पंच मारता है कि वो जाकर दीवार से टकराता है। फिर रेगिस M21 को भी पकड़ लेता है और उसे आराम करने की कहता है। वहीं ताकेओ को फ्रैंकस्टाइन से फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो अपनी ड्रैग पिल खा लेता है, क्योंकि ताकेओ को ये फाइट जल्दी खत्म करके अंदर भी जाना है। पिल को खाते ही ताकेओ पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ शार्क भी अपनी पिल खा लेता है, पर पहले से काफी स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी रेगिस के सामने कुछ नहीं था। तभी रेगिस के ऊपर क्रेम्स अटैक कर देता है, पर रेगिस उसके अटैक से बच जाता है। तभी क्रेम्स भी अपने पिल खा लेता है। शार्क को लगता है कि अब वो क्रेम्स के साथ मिलकर आसानी से रेगिस को हरा देगा, पर तभी क्रेम्स अपना हाथ शार्क के आर पार कर देता है। ये देखकर ताओ क्रेम्स से पूछने लगता है कि ये हो क्या रहा है, जिस पर क्रेम्स बताता है कि इस पिल्स को तुम्हारी पार बढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इन्हें मेरी पार बढ़ाने के लिए बनाया गया है। असल में उनके पिल्स खाने के बाद क्रेम्स उन्हें एब्जॉर्व कर सकता है, जिससे क्रेम्स की पार काफी बढ़ जाएगी। शार्क की पार एब्जॉर्व करने के बाद क्रेम्स शार्क को फेंक देता है। ये देखकर रेगिस क्रेम्स से कहता है कि उसके जैसे किसी को जिंदा रहने का भी हक नहीं है। तभी रेगिस क्रेम्स पर एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, पर क्रेम्स आसानी से रेगिस के अटैक से बच जाता है। तभी रेगिस क्रेम्स पर वापस अटैक करता है, पर इस बार क्रेम्स उल्टा रेगिस को मारता है, जिससे रेगिस वहीं गिर जाता है और वापस खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी रेगिस वापस खड़ा होता है और क्रेम्स पर अटैक करता है, पर रेगिस के डायरेक्ट अटैक के लगने से भी क्रेम्स को कुछ नहीं होता। ये देखकर रेगिस काफी हैरान हो जाता है। फिर क्रेम्स रेगिस को इतनी जोर से मुक्का मारता है कि रेगिस छत से टकराता है और बेहोश हो जाता है। फिर क्रेम्स M21 को मारने के लिए बढ़ने लगता है, पर तभी उस रूम में राइजल आ जाता है। राइजल को देखकर चिंवू और यहाँ दोनों काफी हैरान थे कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी क्रेम्स बीच में बोलता है और राइजल से पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर राइजल अपनी पार से क्रेम्स और ताओ को जमीन पर गिरा देता है और कहता है कि उसने उन्हें बोलने की परमिशन नहीं दी है, तो वो कैसे बोल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकस्टाइन सोच रहा होता है कि बिना अपनी फुल पावर के ताकियों से फाइट करने में काफी दिक्कत आ रही है, पर फ्रैंकस्टाइन अपनी फुल पावर का यूज कर भी नहीं सकता था, क्योंकि राइजल ने उसे फुल पावर ना यूज करने का ऑर्डर दिया है। तभी ताकेओ फ्रैंकस्टाइन से कहता है कि जल्दी से उसे मारकर फिर वो उसे मारने जाएगा जो अंदर गया है। यह सुनकर फ्रैंकस्टाइन काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल पावर रिलीज कर देता है। फ्रैंकस्टाइन की इतनी पावर देखकर ताकेओ भी काफी हैरान था।
तभी फ्रैंकस्टन ताकेओ को काफ़ी घायल भी कर देता है और उसे मारने भी वाला होता है, पर ताकेओ को अपने सिस्टर की याद आती है और वो मन में सोचता है कि वो ऐसे मर नहीं सकता। फिर ताकेओ भी फ्रैंकस्टन के अटैक से बचता है और फ्रैंकस्टन के चेहरे पर थोड़ी सी खरोच पहुंचाने में कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर फ्रैंकस्टन भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब फाइट में मज़ा आने वाला है। इधर क्रेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि उसे ऐसे ज़मीन पर ही गिरा दे, पर फिर क्रेम्स राइजल पर अटैक करने आगे बढ़ता है, पर कितने भी पावरफुल अटैक का राइजल पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी क्रेम्स ताओ को भी वो पिल खाने को कहता है जिससे वो उसकी भी पावर एब्जॉर्व करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। ताओ के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो बिना किसी सवाल के क्रेम्स के पास जाने लगता है, पर यहाँ ताओ से कहता है कि वो मॉन्स्टर उसे भी मार देगा। फिर भी ताओ क्यों उसकी बात मान रहा है, जिस पर ताओ कहता है कि उसे पता ही था कि एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। तभी क्रेम्स ताओ की गर्दन पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है। यहाँ ये देखकर राइजल से ताओ को बचाने के लिए कहता है। यहाँ ताकेओ फ्रैंकस्टन के सामने बिल्कुल नहीं टिक पा रहा था और फ्रैंकस्टन ताकेओ को काफी जगहों पर घायल भी कर देता है। तभी फ्रैंकस्टन ताकेओ को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ सेरा आ जाती है और फ्रैंकस्टन से कहती है कि तो वो भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। सेरा का वेपन देखकर फ्रैंकस्टन बताता है ये तो एक सोल वेपन है, यानी सेरा एक हाई रैंक नॉबल्स है। सेरा ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है क्योंकि फ्रैंकस्टन के पास इतनी जानकारी थी। तभी ताकेओ सेरा से बताता है कि जिस लड़के के साथ वो पहले उसे मिली थी वो नीचे है और सेरा को उसे बचाने की कहता है क्योंकि उसने पहले ताकेओ की मदद की थी। ताकेओ की ये सब बातें सुनकर फ्रैंकस्टन का मन बदल जाता है और वो ताकेओ को जिंदा छोड़ देता है। बिल्डिंग के अंदर क्रेम्स ताओ को एब्जॉर्व करने के बाद सबसे पहले यूहान को मारने की कहता है। यह सुनकर ताओ क्रेम्स को दूर करके उससे बच जाता है और कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया है, अब वो क्रेम्स से अपने आप को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। पर तभी क्रेम्स ताओ को वापस पकड़ लेता है और उसे उसी फॉर्म में एब्जॉर्व करने की कहता है, पर तभी राइजल वापस से क्रेम्स की बॉडी को फ्रीज कर देता है और ताओ बच जाता है। फिर राइजल यहाँ से कहता है कि उसे अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो वो सीधा कभी भी बता सकता है। तभी राइजल अपनी टेक्निक का यूज करता है जिससे वो वहाँ बड़ा सारा ब्लड कंट्रोल करने लगता है। ये देखकर रेगिस भी काफी हैरान था और बताता है कि इस टेक्निक का नाम एब्सोल्यूट ब्लड है और इस टेक्निक को तो लगभग कोई यूज नहीं कर सकता। रेगिस भी सोचने लगता है कि राइजल असल में है कौन। फिर राइजल क्रेम्स पर अटैक करता है और क्रेम्स राइजल का एक अटैक भी नहीं सह पाता और मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और ताओ इतना अच्छा खाना खाकर काफी खुश था। तभी वहाँ M21 और ताकेओ भी आ जाते हैं जो होश में आ चुके थे। फिर वो दोनों उनका थैंक्स करने लगते हैं, पर तभी फ्रैंकस्टन कहता है पहले उन्हें खाना खा लेना चाहिए क्योंकि वो ठंडा हो रहा है, उसके बाद वो सभी आराम से बात कर सकते हैं। फिर खाना खाने के बाद M21 अकेले में सोच रहा होता है कि आखिर में वो अपने साथियों के बारे में भी पता नहीं लगा पाया और उसने उन बच्चों को भी मुसीबत में डाल दिया था। M21 अपने आप को कमजोर कहने लगता है और कहता है कि ये सब उसके कमजोर होने की वजह से ही हो रहा है। तभी वहाँ राइजल आ जाता है और M21 से कहता है कि वो कमजोर नहीं है क्योंकि राइजल ने M21 के अंदर एक काफी स्ट्रॉन्ग पावर सेंस की है। तभी राइजल M21 के थोड़े से ब्लड की मदद से उसकी रियल फॉर्म कुछ देर के लिए बाहर लाता है। ये देखकर M21 काफी हैरान हो जाता है और राइजल से पूछता है कि ये क्या था, जिस पर राइजल बताता है कि ये उसकी ट्रू फॉर्म है और वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। साथ ही M21 अपने उन्हीं हाथों से कई लोगों की जान भी बचा सकता है। जिसके बाद ताओ ताकेओ को बता रहा होता है कि वो यूनियन के सिस्टम में जाकर ऐसी फेक फाइल बना सकता है जिससे सभी को लगेगा कि वो दोनों मिशन में मारे गए, इससे वो आजाद बाहर घूम सकते हैं। पर ताकेओ कहता है कि यूनियन के पास अब भी उसकी सिस्टर है तो वो ऐसे यूनियन को नहीं छोड़ सकता। जिस पर ताओ ताकेओ को बताता है कि उसने कुछ टाइम पहले ताकेओ की सिस्टर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए यूनियन के सिस्टम में देखा था, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ कुछ फेक नोट्स मिले। इसका मतलब ताकेओ के पास कभी कोई सिस्टर थी ही नहीं। यूनियन ने खुद ऐसी मेमोरी बनाई जिससे ताकेओ को लगे कि उसके पास सिस्टर है और वह लगातार उनके लिए काम करता रहे। यह सुनकर ताकेओ पूरी तरह से टूट जाता है और सोचने लगता है कि आज तक वो फिर किसके लिए काम कर रहा था। नेक्स्ट डे ताओ और ताकेओ वहां से जाने का डिसाइड करते हैं और जाते हुए ताओ M21 को बताता है कि उसने M21 के साथियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी पर उसे कुछ नहीं मिला, यानी उनके बारे में सब कुछ पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं पर M21 फ्रैंकस्टन से कहता है कि क्या वो उन दोनों को भी उसी की तरह काम और रहने की जगह दे सकता है, क्योंकि ताओ और ताकेओ के पास भी उसी की तरह रहने की जगह तक नहीं है। फ्रैंकस्टन कहता है कि उसे ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्रैंकस्टन को भी उनकी मदद करके अच्छा ही लगेगा। फिर फ्रैंकस्टन राइजल से पूछता है कि क्या ये ठीक रहेगा, जिस पर राइजल कहता है कि इसे उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर सभी काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट डे शिवू और विहान ये स्कूल जा रहे होते हैं और जब स्कूल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ताओ और ताकेओ दोनों M21 के साथ सिक्योरिटी गार्ड के रूम में स्कूल में काम करने लगे हैं। ये जानकर शिवू और विहान काफी खुश होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि हर लड़की सिर्फ नए सिक्योरिटी गार्ड के बारे में ही बात कर रही है।
कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शिवू थोड़ा राइजल से जेलस फील कर रहा था, क्योंकि हर लड़की राइजल के पीछे पागल है। इसलिए यहाँ राइजल से पूछता है कि अगर शिवू को उसकी तरह फेमस होना होगा तो उसे क्या करना चाहिए, जिस पर राइजल भी कुछ सोचने लगता है। पर राइजल को सोचता देख कई लड़कियां ऐसे ही गिर जाती हैं। ये देखकर शिवू और ज्यादा चिढ़ने लगता है। तो यहाँ शिवू से पूछता है कि उसे किस तरह की लड़कियां पसंद है। तभी शिवू को सेहरा दिखती है और वो उसे देखते ही रह जाता है। ये देखकर यहाँ समझ जाता है कि शिवू को सेहरा पसंद है। तो यहाँ और राइजल डिसाइड करते हैं कि वो पता लगाएंगे कि सेहरा की तरफ से भी हाँ है या नहीं। जिसके बाद वो तीनों गार्ड्स के पास मदद के लिए आते हैं, क्योंकि वो तीनों गार्ड्स हमेशा लड़कियों से घिरे रहते हैं। तो उन्हें जरूर कुछ पता होगा कि किसी लड़की को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। पर जैसे ही वो शिवू को ये प्रॉब्लम सुनते हैं, ताओ और ताकेओ दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी लड़कियों के मामले में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। पर यहाँ उन्हें रोकता है और मदद करने की कहता है। फिर शिवू M21 से भी उसकी मदद करने की कहता है, पर M21 भी यही कहता है कि उसे इन सब मामलों में ज्यादा कुछ पता नहीं है। पर शिवू इतनी बुरी हालत देखकर M21 उससे पूछता है कि उसे किस लड़की से प्यार है। तो शिवू उन्हें बताता है कि उसे सेहरा पसंद है। ये सुनकर वो तीनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शिवू सच में ही एक काफी हिम्मत वाला लड़का है जो उसने सेहरा को पसंद किया है। तभी राइजल भी उनसे मदद करने की कहता है और राइजल के कहने की वजह से वो सभी अब मना नहीं कर सकते थे। फिर ताओ इंटरनेट पर देखने लगता है कि एक लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, और ताकि वो शिवू को इस बात करने और डेट पर पूछने का तरीका बताता है। पर फिर भी कुछ सही नहीं हो पा रहा था और वो लोग भी कुछ सही से नहीं सिखा पा रहे थे। जिसके बाद वो सभी फ्रैंकस्टन के पास आ जाते हैं उनसे पूछने की क्या उसे इस मामले में कुछ एक्सपीरियंस है। जिस पर फ्रैंकस्टन बताता है कि उसके साथ भी हमेशा ऐसा ही होता था। कई सारी लड़कियां हमेशा उसे घेरे रहती थी जब वो लगभग शिवू और यहान की एज का था। फिर फ्रैंकस्टन अपनी काफी तारीफ करने लगता है, पर उसकी किसी भी बात से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। फिर वो सभी रेगिस के पास आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि सेहरा को किस तरह के लड़के पसंद है। पर रेगिस कहता है कि सेहरा ने उसे कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर शिवू रेगिस से पूछता है कि कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं, पर रेगिस मना कर देता है और कहता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। वो दोनों साथ रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मिशन सेम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर M21 रेगिस से ऐसी बात करता है जिससे वो काफी चिढ़ जाता है, पर फिर भी रेगिस शिवू की मदद करने के लिए नहीं मानता। पर तभी राइजल रेगिस को शिवू की मदद करने की कहता है। राइजल के सिर्फ एक बार बोलने पर ही रेगिस अपने घुटनों पर मान जाता है। फिर रेगिस शिवू से सेहरा के लिए लेटर लिखने को कहता है, पर शिवू के दिमाग से कुछ अच्छा आ ही नहीं रहा था और वो जो कुछ भी लिख रहा था सभी उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल ही दे रहे थे। शिवू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह लेटर को ही फेंक देता है। जिसके बाद वो सभी बास्केटबॉल फील्ड में आ जाते हैं, जहां प्लान था कि वो सभी मिलकर सेहरा के सामने शिवू को अच्छा दिखाएंगे। मैच शुरू होता है और जल्द ही वो मैच रेगिस और M21 के बीच का कंपटीशन बन जाता है और दोनों ही पॉइंट्स पर पॉइंट्स कर रहे थे और शिवू को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। किसी तरह से शिवू के पास बॉल आती भी थी, तब भी M21 काफी स्पीड के साथ उससे छीन लेता था। ऐसे ही मैच खत्म होने वाला था और आखिर में राइजल के पास बॉल आती है। शिवू राइजल से गोल करने के लिए बॉल मांगता है। राइजल शिवू की तरफ बॉल फेंकता भी है, पर तभी M21 बीच में आ जाता है, लेकिन वो बॉल को छू भी नहीं पाता और वो बॉल सीधा शिवू के हाथ में पहुंच जाती है। फिर सभी से बचते हुए शिवू बॉल बास्केट में डालने के लिए आगे बढ़ता है। शिवू गोल करने ही वाला था, लेकिन तभी ताकेओ वहां आ जाता है और शिवू से बॉल लेकर खुद गोल कर देता है, जिससे शिवू की टीम हार जाती है और सभी लड़कियां ताकेओ की तारीफ करने लगती है। तभी सभी को याद आता है कि उनका मिशन तो शिवू को अच्छा दिखाना था, पर उन्होंने तो उल्टा शिवू की बेइज्जती ही करा दी। उसी शाम शिवू निराश होकर यूहान के साथ बैठा होता है। तब यूहान शिवू से कहता है कि उसे ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है, जरूर ही आगे सब सही होगा। पर फिर शिवू कहता है कि उन्हें इन बातों से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो और सेहरा दोनों काफी अलग है और जरूरी नहीं कि वो शिवू सेहरा को पसंद करता है तो सेहरा भी शिवू को पसंद करे। तभी वहाँ रेगिस सेहरा को छोड़ जाता है। शिवू को समझ नहीं आ रहा था कि सेहरा से क्या बात किया जाए। तभी सेहरा शिवू को लेटर दिखाती है। देखकर शिवू काफी हैरान हो जाता है और सेहरा से पूछता है कि उसे वो लेटर कहाँ से मिला, जिस पर सेहरा बताती है कि ये उसके डेस्क के ऊपर रखा था। ये सुनकर शिवू सोचने लगता है कि ये काम किसने किया होगा। फिर सेहरा कहती है कि किसी से प्यार करना या किसी को पसंद करना यह बिल्कुल नॉर्मल है और अच्छी बात भी है, लेकिन अपने प्यार को साबित करने के लिए दूसरों की मदद लेना ये अजीब है और इससे कोई फायदा भी नहीं होगा। साथ ही सेहरा कहती है कि जब इंसान नॉर्मल रहता है तब वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यह सुनकर शिवू को भी समझ आता है कि वो ऐसा नहीं है जो ऐसी बातों पर परेशान होने लगे। ये देखकर सेहरा को भी अच्छा लगता है और वो उन्हें डिनर के लिए उसके साथ चेयरमैन के घर चलने की कहती है। जब शिवू और यूहान चेयरमैन के घर पहुंचते हैं, पर वो देखते हैं कि सभी काफी सीरियस है। फिर शिवू और यूहान को पता चलता है कि वो सभी उनकी याददाश्त में से वो सभी घटना मिटाने वाले हैं, जिससे वो दोनों उनके सीक्रेट्स के बारे में भूल जाए। पर शिवू उनसे मजाक करने के लिए मना करता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पास ऐसा कुछ भी है जिससे वो उनकी याददाश्त भी मिटा सकते हैं।
फिर फ्रैंकस्टाइन उन दोनों को बताता है कि वो इससे पहले भी उनकी याददाश्त में आ चुके हैं, क्योंकि पहले भी वो दोनों ऐसे ही किसी मुश्किल में फंस गए थे। फिर राइज़ल उन्हें समझाता है कि ये उनके और उन सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंसानों तक नॉबल्स होने की बात पता चली तो किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। फिर वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं और राइज़ल उनकी मेमोरी मिटा देता है। नेक्स्ट डे सभी स्कूल में मिलते हैं और शिवो और यहान सब कुछ भूल चुके थे, पर वो दोनों अब भी सभी के अच्छे दोस्त थे। जिसके बाद स्कूल चल ही रहा होता है, तभी एक आदमी स्कूल में आता है, पर गार्ड्स उसे रोक देते हैं क्योंकि अब कोई भी अंदर नहीं जा सकता। पर हमें पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, और जैसे ही वो अपना ऑरा दिखाता है, तीनों गार्ड्स थोड़े हैरान हो जाते हैं। फिर वो आदमी उन तीनों से पूछने लगता है कि उनके जैसे इंसान यहाँ नॉर्मल लोगों के बीच क्या कर रहे हैं। वो तीनों कुछ समझ पाते इससे पहले रेगिस और सेरा वहाँ आ जाते हैं और उस आदमी को क्लेन मास्टर के नाम से बुलाते हैं। फिर वो आदमी रेगिस से पूछता है कि वो इन सब्जेक्ट ह्यूमन के साथ क्या कर रहा है। रेगिस उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है, पर वो आदमी रेगिस की एक नहीं सुनता और रेगिस को डांटने लगता है। तभी उस आदमी के पीछे फ्रैंकस्टाइन भी आ जाता है और हम देखते हैं कि वो आदमी फ्रैंकस्टाइन के पहले से ही जानता था। तभी उस आदमी के पीछे फ्रैंकस्टाइन भी आ जाता है और हम देखते हैं कि वो आदमी फ्रैंकस्टाइन को पहले से ही जानता था। ये देखकर रेगिस और सेरा थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी क्लेन का लीडर फ्रैंकस्टाइन को कैसे जानता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉबल्स किंगडम में सारे क्लेन लीडर नॉबल लॉर्ड के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां वो बात करते हैं कि क्या रेगिस और सेरा को इंसानों के बीच कोई नॉबल्स मिला है। जिस पर एक क्लेन लीडर कहता है कि अगर उन्हें कोई दिखा हो लेकिन फिर भी वो इस बारे में बता नहीं रहे हो तो उन्हें जरूर इसकी सजा मिलेगी। यहाँ असल में राइज़ेल की बात हो रही है, और जैसा हम जानते हैं रेगिस और सेरा राइज़ेल से भी मिल चुके हैं, पर अभी तक उन्होंने इस बारे में किंगडम को खबर नहीं दी। लॉर्ड से हमें पता चलता है कि रेगिस और सेरा को राइज़ेल का पता लगाने के लिए भेजा गया था, क्योंकि राइज़ेल को नॉबल्स किंगडम में अपराधी माना जाता है। राइज़ेल ने ऐसा क्या अपराध किया है ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकस्टाइन उस आदमी को राइज़ेल के पास लेकर जाता है और उस आदमी का नाम गैजोटेल है। राइज़ेल गैजोटेल से कहता है कि अब रेगिस और सेरा यहाँ आए थे, उसे पता था कि ऐसा दिन जरूर आएगा जब गैजोटेल भी यहाँ आएगा। फिर गैजोटेल बताता है कि लॉर्ड को जब से पता चला है कि राइज़ेल इंसानों के बीच है, उन्होंने तभी से राइज़ेल की तलाश शुरू कर दी है, और रेगिस और सेरा को भी राइज़ेल को ढूंढने के लिए भेजा ही गया था। साथ ही गैजोटेल बताता है कि जब से राइज़ेल नॉबल्स किंगडम से गया है, वहाँ काफी कुछ बदल गया है। फिर गैजोटेल बताता है कि राइज़ेल के जाने के बाद पिछले लॉर्ड इंटरनल स्लिप में चले गए थे। फिर उनकी बेटी रास्क्रेया ने उनकी जगह ले ली और वो लॉर्ड बन गई। जब से ही रास्क्रेया राइज़ेल की तलाश कर रही है, क्योंकि इसका मानना है कि राइज़ेल की वजह से पिछले लॉर्ड को इंटरनल स्लिप में जाना पड़ा, और नॉबल्स के लिए इंटरनल स्लिप मरने जैसा होता है। फिर गैजोटेल राइज़ेल को उसके साथ किंगडम चलने की कहता है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे राइज़ेल अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता है। पर राइज़ेल अभी जाने से मना कर देता है और कहता है कि अभी वो कुछ टाइम और यहाँ रुकेगा। जिसके बाद रेगिस गैजोटेल के बारे में तीनों गार्ड्स को बताता है, पर रेगिस और सेरा को भी समझ नहीं आ रहा था कि फ्रैंकस्टाइन गैजोटेल को पहले से कैसे जानता है। जिस पर M21 रेगिस से पूछता है कि क्या फ्रैंकस्टाइन उनकी तरह नहीं है। जिस पर रेगिस बताता है कि फ्रैंकस्टाइन कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं है और ना ही वो नॉबल्स है। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं कि फ्रैंकस्टाइन असल में है कौन और वो कैसे राइज़ेल और बाकी सभी को जानता है। दूसरी तरफ गैजोटेल फ्रैंकस्टाइन से कह रहा होता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसे फ्रैंकस्टाइन के घर में रुकना होगा। जिस पर फ्रैंकस्टाइन कहता है कि वो भी सिर्फ राइज़ेल की वजह से शांत है, वरना अब तक उसने भी गैजोटेल को कब का वापस भेज दिया होता। फिर गैजोटेल फ्रैंकस्टाइन से कहता है कि मैं कभी ये नहीं भूल सकता कि फ्रैंकस्टाइन वही है जिसने कई साल पहले बहुत सारे नॉबल्स को मारा था। जिसके बाद हम फ्रैंकस्टाइन का पास्ट देखते हैं, जहाँ कई साल पहले फ्रैंकस्टाइन नॉबल्स को मारा करता था और उसे नॉबल्स हंटर के नाम से जाना जाता था। पिछले लॉर्ड को भी पता चलता है कि कोई इंसान काफी स्ट्रॉन्ग पावर्स के साथ नॉबल्स को लगातार मार रहा है, इसलिए लॉर्ड 2 क्लेन लीडर्स को फ्रैंकस्टाइन को पकड़कर लाने का ऑर्डर देते हैं और उन दोनों क्लेन लीडर्स में से एक गैजोटेल भी था। फिर हम देखते हैं कि कई सारे नॉबल्स नाइट फ्रैंकस्टाइन का पीछा कर रहे होते हैं, पर फ्रैंकस्टाइन रुकता है और आसानी से उन सभी को हरा देता है। वो सभी नाइट्स काफी हैरान थे, क्योंकि फ्रैंकस्टाइन को उन्हें हराने में बिल्कुल मुश्किल तक नहीं हुई। तभी वहाँ वो दोनों क्लेन लीडर आ जाते हैं और उन सभी नाइट्स को वापस जाने के लिए कहते हैं। फिर गैजोटेल और वो दूसरा क्लेन लीडर रेगार फ्रैंकस्टाइन को बताते हैं कि वो यहाँ फ्रैंकस्टाइन को लॉर्ड के पास ले जाने आए हैं। फ्रैंकस्टाइन काफी खुश था, क्योंकि उसके लिए खुद 2 क्लेन लीडर आए थे, पर फ्रैंकस्टाइन जाने से मना कर देता है और लॉर्ड की बेइज्जती करने लगता है। ये देखकर रेगार आगे आता है और फ्रैंकस्टाइन से फाइट करने की कहता है। तभी रेगार काफी स्पीड के साथ फ्रैंकस्टाइन पर अटैक करता है और फ्रैंकस्टाइन काफी जल्दी समझ जाता है कि रेगार उन किसी भी नॉबल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिनसे उसने इससे पहले उसे फाइट की है। फ्रैंकस्टाइन भी रेगार पर अटैक करता है और रेगार भी फ्रैंकस्टाइन पर अटैक करता है। फिर रेगार अपनी सोल वेपन निकाल लेता है। ये देखकर फ्रैंकस्टाइन काफी खुश होने लगता है और अपने डार्क स्पेयर को भी वहां ले आता है। ये देखकर गैजोटेल और रेगार काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फ्रैंकस्टाइन का वेपन भी काफी हद तक सोल वेपन जैसा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था।
फ्रैंकेस्टाइन अपने एक अटैक से पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर रेगार फ्रैंकेस्टाइन से फाइट करने लगता है और फ्रैंकेस्टाइन उन दोनों से कहता है कि हर नॉबल्स ने हमेशा इंसानों को दबाने की कोशिश की है और हमेशा इंसानों को अपनी पावर की मदद से दबाया गया है। इसीलिए फ्रैंकेस्टाइन उन सभी से बदला लेगा और उन्हें दिखाएगा कि इंसान कमज़ोर नहीं होते। तभी फ्रैंकेस्टाइन उन दोनों के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से रेगार और गैजेटेल का भी उन अटैक से बचना मुश्किल होता जा रहा था। तभी फ्रैंकेस्टाइन की पावर कंट्रोल से बाहर जाने लगती है और फ्रैंकेस्टाइन की पावर उसकी सोल को एब्जॉर्व करती जा रही थी। ये देखकर गैजेटेल और रेगार दोनों मिलकर फ्रैंकेस्टाइन को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं। उन तीनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं, जिससे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं फ्रैंकेस्टाइन वहाँ से निकल जाता है और वो थोड़ा घायल भी हो गया था। फिर फ्रैंकेस्टाइन एक मेंशन में पहुंच जाता है और वो सोच रहा था कि अब वो डार्क स्पेयर को यूज करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तभी फ्रैंकेस्टाइन को सामने राइजल दिखता है। तभी वहाँ रेगार और गैजेटल आ जाते हैं और राइजल के सामने झुककर उसे बताते हैं कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो कुछ टाइम से नॉबल्स को काफ़ी दिक्कत पहुंचा रहा है, इसलिए लॉर्ड ने खुद उसे उनके पास लाने का ऑर्डर दिया है। तभी राइजल देखता है कि फ्रैंकेस्टाइन को चोट लगी है और वह फ्रैंकेस्टाइन के कपड़े चेंज कर देता है और उन दोनों क्लेन लीडर से कहता है कि वो आदमी उसके लिए काम करता है और वो अपने सर्वेंट को कहीं जाने की परमिशन नहीं देगा। रेगार और गैजेटल दोनों ही कोई सवाल नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। देखकर फ्रैंकेस्टाइन भी काफ़ी हैरान हो जाता है और राइजल के बारे में सोचने लगता है कि ये कौन है जो क्लेन लीडर्स को भी इतनी आसानी से वापस भेज सकता है। जिसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ फ्रैंकेस्टाइन और रेगार फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी फ्रैंकेस्टाइन की पावर वापस उसके ऊपर कंट्रोल करने लगती है। तभी फ्रैंकेस्टाइन एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे फ्रैंकेस्टाइन काफ़ी थक जाता है और गिर जाता है। रेगार फ्रैंकेस्टाइन के पास आता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों फाइट नहीं कर रहे थे, बल्कि रेगार फ्रैंकेस्टाइन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। दूसरी तरफ गैजेटेल राइजल से कहता है कि 5 साल बीत चुके हैं, पर अभी गैजेटेल को यही लगता है कि फ्रैंकेस्टाइन को यहाँ रखना सही फैसला नहीं है। साथ ही गैजेटेल बताता है कि कई नॉबल्स को भी राइजल का ये फैसला पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान को रखा है जिसने कई नॉवेल्स को मारा है। जिस पर राइजल कहता है कि मैं समझता हूँ उन सभी को इस मामले की इतनी चिंता क्यों है, इसलिए राइजल इसका ख्याल रखने की कहता है कि उसकी वजह से आगे चलकर उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसी रात फ्रैंकेस्टाइन राइजल को चाय देता है और उसे पूछता है कि वो क्यों हमेशा यही खिड़की के पास खड़ा रहता है और क्यों कभी बाहर नहीं जाता। जिस पर राइजल कहता है कि वो भी बाहर जाता है जब टाइम आता है। साथ ही राइजल बताता है कि फ्रैंकेस्टाइन के यहाँ आने से पहले भी राइजल लॉर्ड से मिलने गया था। जिस पर फ्रैंकेस्टाइन पूछता है कि क्या वो राइजल का लास्ट टाइम था जब वो कहीं बाहर गया था। राइजल हाँ करता है और बताता है कि उसके बाद तो वो कहीं बाहर ही नहीं गया। फ्रैंकेस्टाइन मन में सोचता है यानी इस बात को 5 साल बीत चुके हैं और जब से राइजल यही इस मेंशन में खिड़की के पास खड़ा रहता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फ्रैंकेस्टाइन को लॉर्ड ने मिलने के लिए बुलाया है, तो फ्रैंकेस्टाइन लॉर्ड के सामने पहुंच जाता है। फिर लॉर्ड फ्रैंकेस्टाइन से पूछता है कि क्या उसने राइजल के साथ सर्वेंट पैक्ट बना लिया है, जिस पर फ्रैंकेस्टाइन मना करता है और बताता है कि उसने ये अभी तक नहीं किया। लॉर्ड कहता है कि वो दोनों काफी टाइम से साथ रह रहे हैं और अब तक तो उन्हें पैक्ट बना ही लेना चाहिए। इससे राइजल फ्रैंकेस्टाइन का सही मायनों में मास्टर बन जाएगा और फ्रैंकेस्टाइन भी ये काफी लंबी जिंदगी जी पाएगा। पर फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि उसे इंसान बना रहना है, इसलिए वो पैक्ट नहीं बना रहा। फिर लॉर्ड फ्रैंकेस्टाइन से कहते हैं कि अभी तक तो उसे पता ही चल गया होगा कि राइजल कितना ज्यादा अकेला है और पता नहीं कि राइजल ने खुद ही ऐसा अपने लिए चुना है। फिर लॉर्ड राइजल की जिम्मेदारी फ्रैंकेस्टाइन को देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि फ्रैंकेस्टाइन जरूर राइजल का काफी अच्छे से ख्याल रखेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी ये जानकर काफी गुस्सा थे कि राइजल उस इंसान से पैक्ट बना रहा है। जिस पर एक लड़का उरुकाय भी सवाल उठाता है और लॉर्ड से राइजल को रोकने की कहता है, पर लॉर्ड कहते हैं कि वो सिर्फ राइजल की खुशी ही चाहते हैं, चाहे इसके लिए वो कुछ भी करे। नेक्स्ट डे फ्रैंकेस्टाइन हर जगह रेगार को ढूंढ रहा होता है मैच के लिए, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी उरुकाय वहां आ जाता है और फ्रैंकेस्टाइन की काफी बेइज्जती करके उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। फ्रैंकेस्टाइन भी हंसते हुए उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं और फाइट करने लगते हैं। जल्दी उरुकाय फ्रैंकेस्टाइन पर भारी पड़ने लगता है और उसे गिरा भी देता है। फिर उरुकाय फ्रैंकेस्टाइन की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि इस जैसा कमजोर इंसान कैसे नॉबल्स को हरा सकता है। तभी फ्रैंकेस्टाइन अपना डार्क स्पेयर निकाल लेता है और उससे उरुकाय पर अटैक करता है। रेगार बताता है कि फ्रैंकेस्टाइन अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अब भी अपनी पूरी पावर का यूज करता है, तो उसकी पावर उसी पर कंट्रोल करने लगती है। तभी उरुकाय काफी स्ट्रॉन्ग अटैक से फ्रैंकेस्टाइन को मारते हुए कहता है कि राइजल को हमेशा अकेले ही रहना चाहिए, और जब उसके जैसे हाई रैंक नॉबल्स उसके पास नहीं जा सकते तो एक इंसान को क्यों राइजल के पास जाने दिया जा रहा है। इससे फ्रैंकेस्टाइन काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उन सभी को ही बचाने के लिए राइजल कभी किसी के सामने नहीं आता और वो लोग उसके लिए इतना बुरा चाहते हैं। तभी फ्रैंकेस्टाइन अपनी पूरी पावर रिलीज करता है, जिससे हर चीज डिस्ट्रॉय होने लगती है और फ्रैंकेस्टाइन भी अपनी पावर के कंट्रोल में चला जाता है। तभी फ्रैंकेस्टाइन अटैक करके उरुकाय को भी घायल कर देता है।
तभी गैजेटेल और रेगार बीच में आ जाते हैं और उरुकाई से कहते हैं कि वो कभी फ्रैंकस्टन को ऐसे नहीं हरा सकते, चाहे वो कुछ भी कर ले। तभी फ्रैंकस्टन अपनी पावर का यूज करने लगता है और किसी के लिए भी उसे रोकना काफी मुश्किल दिख रहा था। तभी वहाँ लॉर्ड और राइजल आ जाते हैं। फिर राइजल फ्रैंकस्टन के पास जाता है और फ्रैंकस्टन राइजल पर भी अटैक कर देता है, पर राइजल उसका अटैक रोकता है। हालांकि राइजल के थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। फिर राइजल अपनी ब्लड टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखकर सभी काफी हैरान थे। तभी फ्रैंकस्टन राइजल के ऊपर अटैक कर देता है, पर राइजल फ्रैंकस्टन का डार्क स्पेयर ही पकड़ लेता है। तभी राइजल फ्रैंकस्टन का खून चाटता है, जिससे फ्रैंकस्टन वापस नॉर्मल हो जाता है और वहीं गिर जाता है। जब फ्रैंकस्टन को होश आता है, वो अपनी आंख को बिस्तर पर पाता है। फ्रैंकस्टन राइजल के पास जाता है और उससे माफी मांगता है जो कुछ भी उसकी वजह से हुआ। फिर चाय बनाते हुए फ्रैंकस्टन उसमें अपना ब्लड डाल देता है, जिससे उन दोनों के बीच सर्वेंट पैक्ट बन सके। चाय पीकर राइजल फ्रैंकस्टन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ पैक्ट बनाएगा, जिस पर फ्रैंकस्टन हाँ करता है और हमेशा उसके साइड रहने की कसम खाता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि जहां गैजेटेल फ्रैंकस्टन को बताता है कि अगर राइजल अपने आप को बेकसूर साबित करता है तो वो एक बार फिर किंगडम में आ सकेगा। पर फ्रैंकस्टन गैजेटेल को बताता है कि राइजल किंगडम में वापस रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे नॉबल्स हैं और कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिनके साथ राइजल रहना चाहता है। साथ ही अब वो पहले वाला राइजल नहीं रहा जो हमेशा अकेला ही रहे, अब उसे कुछ लोगों के साथ रहना पसंद है। नेक्स्ट यहाँ हम एक नॉबल्स को देखते हैं जिसका नाम रॉयल है और वो अपनी पावर से स्कूल में सभी का माइंड कंट्रोल कर देता है। तीनों गार्ड्स को भी इसका पता चल जाता है और वो सीधा रॉयल के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर रॉयल पूछने लगता है कि अगर वो तीनों भी इंसान हैं तो उसके मैजिक का उन पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। तभी रॉयल समझ जाता है कि वो तीनों मॉडिफाइड ह्यूमन है। रॉयल काफी स्पीड के साथ M21 के पीछे आ जाता है और उसे घायल भी कर देता है। सभी समझ जाते हैं कि रॉयल काफी स्ट्रॉन्ग भी है, जिससे वहाँ रेगिस और सेरा भी आ जाते हैं। रेगिस को देखकर रॉयल कहने लगता है कि मैंने तुम्हें तब से नहीं देखा जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। ये सुनकर सभी थोड़े हैरान हो जाते हैं। रेगिस बीच में बोल रहा होता है, इसलिए रॉयल उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है। ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि रॉयल कितना स्ट्रॉन्ग है, जो रेगिस भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर रेगिस को फेंक कर रॉयल सेरा से उसके साथ चलने की कहता है, पर सेरा मना कर देती है और रॉयल को जाने के लिए कहती है। रॉयल जाने के लिए मान तो जाता है, पर जाते हुए सेरा के कान में बोलता है कि जल्दी सेरा को उसके साथ जाना होगा। फिर M21 घायल होने की वजह से जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि M21 का इलाज हो रहा होता है और फ्रैंकस्टन राइजल को बताता है कि कैसे आज उनके ऊपर अटैक हुआ। ताओ और ताकेओ कहते हैं कि वो वहीं थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए। रॉयल उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस पर रेगिस कहता है कि अच्छा है उन्होंने इससे फाइट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर की होती तो ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ताओ रेगिस से पूछता है कि वो रॉयल दोनों एक ही एज के दिखते हैं, फिर भी रॉयल रेगिस से इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। जिस पर रेगिस बताता है कि रॉयल की लगभग उससे दोगुनी उम्र है। ये जानकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर ताओ सेरा से पूछता है कि रॉयल ने बताया था कि उसने सेरा को प्रपोज किया था, क्या ये सच है। जिस पर सेरा बताती है कि कुछ टाइम पहले रॉयल ने उसका प्रपोज तो किया था, पर जब सेरा ने मना कर दिया रॉयल आसपास की हर चीज डिस्ट्रॉय करने लगा। फिर रॉयल के बड़े भाई ने उसे रोका और रॉयल को सजा के तौर पर अकेले में बंद कर दिया गया। पर रेगिस बताता है कि उसे पता भी नहीं था कि रॉयल इतनी जल्दी निकल भी गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंकस्टन ताओ और ताकेओ का डेली चेकअप करता है और वो दोनों बिल्कुल अच्छे थे। फिर वो M21 के बारे में पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, जिस पर फ्रैंकस्टन बताता है कि अब M21 पहले से काफी ठीक है और जल्दी उनके सामने भी होगा। ये सुनकर वो दोनों खुश तो होते हैं, पर वो दोनों ही निराश थे, क्योंकि उनके सामने ही M21 को घायल कर दिया गया, पर वो कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए वो दोनों फ्रैंकस्टन से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कहता है, जिससे वो सभी को बचा सके। फ्रैंकस्टन कहता है कि ये उनके लिए खतरनाक हो सकता है, पर वो किसी भी हालत में स्ट्रॉन्ग होना चाहते थे, इसलिए वो कितना भी बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार थे। फ्रैंकस्टन भी उसके लिए मान जाता है और एक्सपेरिमेंट शुरू करने की कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं सेरा रात में अकेले रॉयल के पास आ जाती है। सेरा से बात करने के बाद रॉयल कहने लगता है कि वो पहले से बदल चुकी है, इन बेकार इंसानों ने उसे बदल दिया है। जिस पर सेरा कहती है कि उसे रॉयल से ज्यादा उन्हीं इंसानों के साथ रहना पसंद है। ये सुनकर रॉयल काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो कुछ करता इससे पहले फ्रैंकस्टन उस पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। फ्रैंकस्टन रॉयल से कहने लगता है कि रॉयल को तो किसी लड़की से बात करने का सही तरीका भी नहीं पता, बल्कि वो तो सेरा पर अटैक करने वाला था। फिर फ्रैंकस्टन रॉयल से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, उसके यहाँ आने के पीछे मकसद क्या है। रॉयल कोई जवाब नहीं देता, उल्टा फ्रैंकस्टन पर अटैक कर देता है। पर रॉयल जिस पर अटैक करता है वो सिर्फ एक इल्यूजन था और असली फ्रैंकस्टन रॉयल के पीछे होता है। फिर फ्रैंकस्टन रॉयल पर अटैक कर देता है। रॉयल भी काफी हैरान था फ्रैंकस्टन की पावर देखकर। तभी रॉयल अपने 3 डुप्लीकेट बना लेता है और साथ में फ्रैंकस्टन पर अटैक करता है। पर फ्रैंकस्टन डुप्लीकेट के साथ साथ रियल रॉयल को भी घायल कर देता है। तभी रॉयल अपने सोल वेपन निकाल लेता है और उससे फ्रैंकस्टन पर अटैक कर देता है, जिससे फ्रैंकस्टन भी काफी घायल हो जाता है। पर फिर फ्रैंकस्टन हंसने लगता है और कहता है कि अब फाइट में मजा आएगा। तभी फ्रैंकस्टन अपनी भी डार्क स्पेयर निकाल लेता है और उससे फाइट करने लगता है।
रॉल को पहले ही काफी दिक्कत हो रही थी और अब तो वो बिल्कुल ही फाइट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब रॉल गुस्से में बिना देखे अटैक करने लगता है, जिससे सिटी को भी नुकसान पहुंच रहा था। तभी सेरा खुद रॉल पर अटैक कर देती है उसे रोकने के लिए। ये देखकर रॉल रुक जाता है और सेरा से पूछने लगता है कि वो क्यों उसे मारना चाहती है, जबकि रॉल तो सेरा से बहुत ज्यादा प्यार करता है। पर सेरा रॉल को जाने के लिए कहती है। ये सुनकर रॉल लॉर्ड की तरफ से दिया हुआ लेटर दिखाता है, जिसमें लिखा था कि लॉर्ड ने सेरा को अपने सामने बुलाया है। ये सुनकर रेगिस सोचने लगता है कि लॉर्ड ने ऐसे अचानक से सेरा को क्यों बुलाया होगा। फिर रेगिस पे चलने की कहता है, पर रॉल मना कर देता है क्योंकि लॉर्ड ने सिर्फ सेरा को बुलाया है, रेगिस को नहीं। फिर सेरा रेगिस से सभी का ध्यान रखने की कहकर वहां से चली जाती है। जाते हुए रॉल फ्रैंकस्टन को अगली बार मार देने की कहता है, जिसके बाद फ्रैंकस्टन इस बारे में राइजल को भी सारी बातें बताता है। वहीं रेगिस भी अकेला खड़ा होता है और सेरा की चिंता कर रहा होता है। तभी वहाँ फ्रैंकस्टन आ जाता है और सेरा की मदद करने की कहता है, पर रेगिस बताता है कि उसे ना जाने की ऑर्डर मिले हैं। जिस पर फ्रैंकस्टन कहता है कि कहीं रेगिस अपने आप को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। यह सुनकर रेगिस गुस्से में आ जाता है और बताता है कि ऐसा नहीं है। तो फ्रैंकस्टन उसे चलने के लिए तैयार होने की कहता है, क्योंकि वो सभी नॉबल्स के किंगडम जा रहे हैं सेरा को बचाने। जिसके बाद हम देखते हैं सेरा रास्क्रेया के सामने होती है। फिर रास्क्रेया सेरा को बताती है कि गैड्रोटेल ने रिपोर्ट दी है कि उन्हें इंसानों के बीच कोई नॉबल नहीं दिखे, पर ऐसा माना जा रहा है कि गैड्रोटेल की रिपोर्ट झूठी है, इसलिए उन्हें जेल में रखा गया है जब तक ये पता नहीं चल जाता कि उनकी रिपोर्ट सही है या गलत। फिर रास्क्रेया सेरा से पूछती है कि क्या वो इंसानों के बीच किसी नॉबल से मिली है, जिस पर सेरा कहती है कि वो इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बता सकती। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सेरा लॉर्ड के सामने चुप रहने की हिम्मत कर रही है। फिर रास्क्रेया कहती है कि वह खुद सेरा के दिमाग से सच्चाई निकाल लेगी। फिर रास्क्रेया सेरा का माइंड रीड करने की कोशिश करने लगती है, पर सेरा ऐसा नहीं होने देना चाहती थी और रास्क्रेया को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से सेरा को काफी दर्द भी हो रहा था। ये देखकर रॉल बीच में बोलता है कि गैड्रोटेल की दी गई रिपोर्ट सच ही होगी, क्योंकि जब वो वहां गया था उसने भी किसी नॉबल को नहीं देखा। पर फिर भी रास्क्रेया रुक नहीं रही थी, जिसकी वजह से सेरा का दर्द बढ़ता जा रहा था। ये देखकर बाकी क्लेन लीडर्स भी रास्क्रेया को रुकने की कहने लगते हैं। फिर रास्क्रेया रुक जाती है और कहती है कि लॉर्ड के ऑर्डर न मानने और सवालों का जवाब न देना एक क्राइम है, इसलिए रास्क्रेया सेरा को भी गैड्रोटेल के साथ जेल में डाल देने का ऑर्डर देती है। साथ ही रास्क्रेया रेगार को सच पता लगाने का काम देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेगिस फ्रैंकस्टन और राइजेल नॉबल्स के किंगडम में जा रहे हैं। तभी रेगिस फ्रैंकस्टन से पूछता है कि क्या उसका बाकियों के पीछे छोड़ने का आइडिया सही है। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां फ्रैंकस्टन तीनों गार्ड्स को एक एक पिल देता है जो उनकी पावर बढ़ाने के लिए है। साथ ही वो इस पिल से अलग है जो उन्हें पहले उनकी यूनियन में मिली थी। फिर फ्रैंकस्टन उन तीनों को बताता है कि वो और राइजेल कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए फ्रैंकस्टन उन्हें हर चीज का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है। वो तीनों भी उनके साथ चलने की कहते हैं, पर फ्रैंकस्टन मना कर देता है क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं सभी क्लेन लीडर बात कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर उन्हें बताता है कि उनके किंगडम में एक प्लेन क्रैश हुआ है, पर अभी तक ये पता नहीं चला कि उस प्लेन में कौन था और कौन उसे चला रहा था। वहीं राइजेल और उसके साथ ही फॉरेस्ट के रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं। रेगिस भी उस जगह पर कभी नहीं आया था, जबकि वो कई सालों से रह रहा था। फिर वो सभी राइजेल के मेंशन में पहुंच जाते हैं। रेगिस को पीछे रोककर फ्रैंकस्टन और राइजेल एक रूम में जाते हैं। राइजेल अपनी पावर से एक काफी बड़ा गेट खोलता है और हम देखते हैं कि उस रूम में एक स्वॉर्ड होती है। उसे देखकर फ्रैंकस्टन मन में सोचता है कि ये तो लॉर्ड का सोल वेपन है, और कहा जाता है कि इसमें इतनी पावर है कि इससे पूरी दुनिया के 2 हिस्से किए जा सकते हैं। रेगिस कुछ लोगों के आने की आवाज सुनता है। तभी वो देखता है कि उनके पैरों के निशान का पीछा करते हुए कुछ सोल्जर्स उन तक पहुंच रहे हैं। तो रेगिस उन्हें रोकने उनके सामने पहुंच जाता है, पर रेगिस किसी को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सभी उसी के लोग हैं और वो सभी रेगिस को घेर लेते हैं। ये देखकर रेगिस सोच रहा होता है कि इतने सोल्जर से फाइट करना मुश्किल हो सकता है, और बिना किसी को मारे यहाँ से निकलना तो और भी मुश्किल है। तभी कोई उन सोल्जर्स को उन गन से शूट करता है। रेगिस देखता है कि तीनों गार्ड्स उसकी मदद करने के लिए वहां भी आ चुके हैं। फिर वो चारों मिलकर उन सभी गार्ड्स को हरा देते हैं। रेगिस उन तीनों से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गए, जिस बताओ बताता है कि वो तीनों उनके प्लेन में ही थे, लेकिन जब प्लेन क्रैश होने लगा तो उनकी हालत खराब हुई, पर वो किसी तरह जिंदा बच गए और राइजेल को ढूंढने भी लगे। जिसके बाद वो सभी फ्रैंकस्टन और राइजेल के पास पहुंच जाते हैं। फिर फ्रैंकस्टन उन तीनों को भी सारी बात बताता है कि शायद सेरा और गैजेटल राइजेल को बचाने के चक्कर में खुद मुसीबत में है, क्योंकि राइजेल पर पिछले लॉर्ड को मारने का इल्जाम है। ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी राइजेल का साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि राइजेल ने पहले भी उनकी काफी मदद की है और अब उनके पास एहसान चुकाने का अच्छा मौका है। वहीं दूसरी तरफ रास्क्रेया तक भी खबर पहुंच चुकी थी कि उनके किंगडम में कुछ घुसपैठिए आ चुके हैं और रेगिस भी उनका साथ दे रहा है। यह सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और रास्क्रेया समझ जाती है कि गैजेटल ने उससे झूठ बोला, इसलिए रास्क्रेया गैजेटल को मौत की सजा देने का डिसाइड करती है। पर यह सुनकर सभी क्ले लीडर्स कहने लगते हैं कि ऐसे क्ले लीडर्स को मौत की सजा देना सही नहीं होगा। तो रास्क्रेया भी उनके इतना कहने पर मान जाती है और गैजेटल को चॉइस देने का डिसाइड करती है।
जिसके बाद रास्क्रिया याद करती है कि जब वो छोटी थी वो हमेशा सबसे अच्छा काम करने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे पता था कि आगे चलकर रास्क्रिया को ही लॉर्ड बनना था। इसलिए रास्क्रिया हमेशा कोशिश करती थी कि वो अपने फादर के काम आ सके। पर एक दिन जब रास्क्रिया अपने फादर से मिलने आ रही होती है, वो देखती है उसके फादर आइजल को लॉर्ड बनने का ऑफर दे रहे हैं। ये देखकर रास्क्रिया काफी निराश हो जाती है, क्योंकि जिस चीज के लिए वो इतने टाइम से मेहनत कर रही थी उसके फादर उसे किसी और को दे रहे हैं। इसलिए रास्क्रिया राइजल से भी नफरत करने लगती है। दूसरी तरफ सभी का मिशन था कि उन्हें कैसे भी राइजल को सेंचुरी में पहुंचाना था जहां लॉर्ड होती है। इसलिए सभी मिलकर राइजल के लिए रास्ता साफ करने लगते हैं। तभी उनके सामने रॉयल आ जाता है। सेरा भी मदद के लिए जेल से भागती है, पर तभी उसके सामने क्लेन लीडर रजेरिया आ जाती है। रजोरिया सेरा को वापस जाने को कहती है, पर सेरा ऐसा करने से मना कर देती है। इसलिए उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वहीं रॉयल भी M21 और रेगिस से फाइट करने लगता है, पर फिर M21 रेगिस को आगे जाने की कहता है और खुद रॉयल को संभाल लेने की कहता है। रॉयल ये देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि M21 उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी M21 रॉयल को थोड़ा सा घायल कर देता है। फिर M21 रॉयल से कहता है कि अब की बार वो पिछली बार की तरह वीक नहीं है। फिर M21 रॉयल की थोड़ी बेइज्जती करता है, जिससे रॉयल गुस्से से पागल हो जाता है और सीधा M21 और उसके साथियों के ट्रैप में फंस जाता है, जिससे रॉयल को काफी चोट पहुंचती है। पर M21 काफी हैरान था, क्योंकि अब भी रॉयल सीधा खड़ा था। फिर रॉयल अपना सोल वेपन निकाल लेता है और उनमें से किसी को जिंदा न छोड़ने की कहता है। अब अपने सोल वेपन के साथ रॉयल उन तीनों को काफी आसानी से हरा रहा था और वो तीनों मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी वहां रॉयल का बड़ा भाई आ जाता है, क्योंकि फ्रैंकस्टन उनकी मदद करने वहां आ चुका था। रॉयल फ्रैंकस्टन से फाइट करने की कहने लगता है, पर फ्रैंकस्टन फाइट शुरू होने से पहले ही काफी आसानी से रॉयल का घायल कर देता है। फिर रॉयल का भाई उसे पीछे रहने की कहता है, क्योंकि वो कभी फ्रैंकस्टन जैसे किसी से जीत सकता है। फिर फ्रैंकस्टन और रॉयल का भाई फाइट करने लगते हैं और दोनों ही काफी स्ट्रांग थे और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। दूसरी तरफ रास्क्रिया गैजेटल के साथ साथ सेरा को भी इंटरनल स्लिप में डालने का डिसाइड करती है, क्योंकि सेरा ने भी क्राइम किया था। वहीं फ्रैंकस्टन रॉयल के भाई पर भारी पड़ने लगता है और फिर फ्रैंकस्टन उन्हें बताता है कि उनका फादर एक काफी अच्छा इंसान था। उसी ने फ्रैंकस्टन को सिखाया था कि कैसे वो अपने पावर यूज कर सकता है। दूसरी तरफ रास्क्रिया गैजेटल को अपने सोल वेपन से इंटरनल स्लीप में डालने वाली होती है, पर तभी वहां राइजल आ जाता है। सभी राइजल को वहां देखकर काफी हैरान थे। तभी सारे क्लेन लीडर राइजल से फाइट करने आ जाते हैं, पर राइजल उन सभी को आसानी से हरा देता है। ये देखकर रास्क्रिया खुद राइजल से फाइट करने आगे आती है, क्योंकि राइजल बचपन से उसकी प्रॉब्लम रहा है। रास्क्रिया अपनी पावर का यूज करने लगती है और उससे राइजल पर अटैक भी करती है, पर किसी भी अटैक का राइजल पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर राइजल रास्क्रिया से पूछता है कि क्या वो अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रही, क्योंकि एक लॉर्ड और राइजल के पास बराबर ही पावर होनी चाहिए। ये सुनकर रास्क्रिया अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करती है, पर उससे भी राइजल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर रास्क्रिया जमीन पर गिर जाती है और कहने लगती है कि वो एक अच्छी लॉर्ड नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही रास्क्रिया कुछ भी ऐसा नहीं कर पाई जिससे सभी को उस पर प्राउड हो। तभी वो सभी क्लेन लीडर रास्क्रिया के आगे आ जाते हैं और रास्क्रिया की रक्षा करने की कहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर वो सभी वापस से राइजल से फाइट करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो सभी मिलकर भी राइजल के सामने कुछ नहीं थे, क्योंकि राइजल उन सभी से काफी ज्यादा स्ट्रांग है और राइजल उन सभी के सबसे स्ट्रांग अटैक को भी आसानी से रोक सकता है। फिर राइजल उनके ऊपर एक काफी स्ट्रांग अटैक करने वाला होता है, पर रास्क्रिया उन्हें बचाने के लिए सामने आ जाती है और राइजल के अटैक को रोक देती है। पर इससे रास्क्रिया काफी थक जाती है और बैठ जाती है। वहीं राइजल भी इतनी पावर यूज करने की वजह से गिरने वाला होता है, पर तभी फ्रैंकस्टन वहां आकर राइजल को पकड़ लेता है। फिर राइजल लॉर्ड का सोल वेपन दिखाता है, उसे देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर राइजल की स्वॉर्ड और रास्क्रिया की स्वॉर्ड दोनों हवा में जाती है, जिससे पिछले लॉर्ड का इल्यूजन वहां आ जाता है। ये देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। फिर लॉर्ड सभी को बताते हैं कि उन्होंने खुद इंटरनल स्लीप में जाने का डिसाइड किया था। ये सुनकर सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि सभी को लग रहा था कि लॉर्ड के इंटरनल स्लीप में जाने का कारण राइजल है। फिर असल में ऐसा नहीं था। फिर लॉर्ड बताते हैं कि उनके इंटरनल स्लिप में जाने का कारण था कि नॉबल्स इंसानों से काफी ज्यादा जीते हैं। जहां इंसान एक एक दिन काफी मुश्किल से जी पाते हैं, वहीं नॉबल्स आसानी से बिना किसी दिक्कत के हजारों साल जी सकते हैं, जिससे दुनिया का संतुलन बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि किसी और को कभी क्लेन लीडर बनने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ना ही ऐसे कभी लॉर्ड चेंज होता, क्योंकि जो पिछले क्लेन लीडर थे वो कभी बदलते ही नहीं थे। इसके समाधान के लिए लॉर्ड ने इंटरनल स्लिप का रास्ता निकाला, जो कि मरने जैसा ही है। जब लॉर्ड ने अपने भरोसेमंद लोगों को इस बारे में बताया, उन्होंने इस पर सहमति जताई और साथ ही लॉर्ड के साथ खुद भी इंटरनल स्लिप में जाने का डिसाइड किया। जब लॉर्ड इंटरनल स्लिप में जा रहे थे, उन्होंने गैजेटल को वहीं रहने को कहा, जिससे वो आने वाले लोगों को सही रास्ता दिखा सके। यह सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गैजेटल आज तक सिर्फ उनकी मदद ही कर रहा था और इसके लिए वो मरने को भी तैयार था। ये जानकर सभी काफी हैरान थे और तभी वहां रेगिस आ जाता है और लॉर्ड से कहता है कि अगर वो उसके क्लेन लीडर को इंटरनल स्लीप में डाल रही है, तो उन्हें रेगिस को भी इंटरनल स्लीप में डालना होगा।
पर तभी सभी क्लेन लीडर रास्क्रेया से उनका फैसला वापस लेने की कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गैजेटल गलत नहीं था। वो जो कुछ भी कर रहा था वो उनके लिए ही था। फिर रास्क्रेया गैजेटल के पास जाती है और उसकी हथकड़ी तोड़ देती है और गैजेटल से कहती है कि उन्होंने बचपन से ही उसके लिए काफ़ी कुछ किया है, पर आज तक वो उस सबको देख नहीं पाई। ये देखकर वहाँ लॉर्ड भी काफ़ी खुश थे और रास्क्रेया से कहते हैं कि जो वो कभी रास्क्रेया के लिए नहीं कर पाया वो उसके साथियों ने उसके लिए कर दिया, और उसके हर बुरे समय में रास्क्रेया का साथ दिया। फिर वो दोनों स्वॉर्ड जुड़ जाती हैं और लॉर्ड का इल्यूजन वहाँ से गायब हो जाता है। राइसल रास्क्रेया से कहता है कि वो स्वॉर्ड लॉर्ड की है, यानी रास्क्रेया की है। रास्क्रेया राइसल का हर चीज़ के लिए थैंक्स करती है और उस स्वॉर्ड को गले से लगाकर रोने लगती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सब नॉर्मल हो चुका था और सभी वापस जाने के लिए भी तैयार थे। साथ ही फ्रैंकेस्टाइन उन्हें बताता है कि रेगिस और सेरा भी उनके साथ जा रहे हैं, जिस पर रेगिस बताता है कि उन दोनों को दुनिया के बारे में जानने के लिए भेजा जा रहा है, जिससे वो अच्छे क्लीन लीडर बन सके। तभी ताकियो पूछता है कि राइसल का क्या होगा, क्या वो भी उनके साथ जाएगा, जिस पर फ्रैंकेस्टाइन कहता है कि राइसल का खुद का डिसीजन होगा, इस बारे में कोई डिसाइड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ राइसल अकेला खड़ा होता है। तभी रास्क्रेया भी इसके पास आ जाती है और राइसल से पूछती है कि वो इसके फादर के बारे में क्या सोचता है। यह सुनकर राइसल उसी दिन को याद करता है जब रास्क्रेया के फादर ने राइसल से लॉर्ड बनने के लिए पूछा था। फिर राइसल पूछता है अगर वो लॉर्ड बना तो रास्क्रेया का क्या होगा। लॉर्ड बताते हैं रास्क्रेया अभी भी काफ़ी छोटी है, पर राइसल मना कर देता है। राइसल जो है वही बने रहने की कहता है। यह सुनकर लॉर्ड हंसने लगते हैं। फिर राइसल रास्क्रेया से कहता है कि उसके फादर एक काफ़ी अच्छे पिता थे। यह सुनकर रास्क्रेया हंसने लगती है, क्योंकि उसने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि राइसल भी सभी के साथ जा रहा होता है और सभी अपनी स्कूल की ज़िंदगी में वापस से घुल मिल जाते हैं। तो यही इस वीडियो का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।